दो ही सवाल है, ठीक है, जोर से पूछ लेना। सर एक वैद्य कुलदीप उनका सवाल है, सेबेसियस सिस्ट के बारे में कैसा विचार करना है सर, जो फेस पे अगर हो गया बड़ा? नहीं, अभी कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो धन्वंतरी का अधिकार भी हो सकती है। सीस अगर बहुत बड़ा बढ़ गया हो तो ऑपरेशन, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव कुछ चीज़ें कर सकते हैं। और सीस का जो सोचना है वो ग्रंथि, अलजी, अर्बुद, अपची, इसके हिसाब से ही सोचना है। और व्रणितोपासनी अध्याय जो बताया वो उसके हिसाब से सोचना चाहिए। तो सिस्ट ऑपरेट करके वैद्य लोग भी निकाल सकते हैं, सर्जन भी निकाल सकता है। तो जो कोई एमएस आयुर्वेद का रहेगा वो ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन काय चिकित्सक का काम ये रहता है कि उसके प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव कुछ चीज़ें करना ज़रूर रहता है। जैसा कि समझो किसी पेशेंट का डायलिसिस करना है तो उसमें रक्त शुद्ध करके फिर से शरीर में भरा जाता है, तो उसमें ब्लड लेटिंग भी है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी है। तो उसकी अगर पूर्व चिकित्सा की जाए यानी पूर्व कर्म किया जाए तो डायलिसिस के लोगों को जो तकलीफ होती है बाद में वो होती नहीं। ये जैसा है ना वैसा हर एक चीज़ का पूर्व कर्म और प्रधान कर्म कर सकते हैं। समझो प्लान सीजर करना है किसी औरत का, और उसके लिए आप पहले त्रिफला गुड़, कैसर गुड़ और ये देते, त्रिफला कैशोर अमृता गुड़ देते हैं। तो उसमें घाव जो हो जाएगा वो अच्छी तरह से भर जाएगा। नारियल का दूध पीने के लिए देते तो एंटीबायोटिक की जरूरत ज़्यादा आपको लगेगी नहीं और खून भरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये पूर्व कर्म में आप डाल सकते हैं। बाद में व्रणितोपासनी अध्याय के हिसाब से व्रण की चिकित्सा हो सकती है, यही ट्रीटमेंट आप बाद में कर सकते हैं। वैसा ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड लीटिंग दोनों का जो पूर्व कर्म आयुर्वेद बताता है वो अगर करके डायलिसिस किया जाए तो पेशेंट का डायलिसिस की वजह से होने वाला जो नुकसान है वो हम टाल सकते हैं। ऐसी चीज़ें ये सीबेसिस के बारे में भी आपको सोचनी चाहिए। तो सिस्ट है यार, सीबेसिस ग्लैंड का सिस्ट है, उसमें एंथ्रैक्स नाम के जंतु बढ़ गए और उसकी वजह से उसमें पीप वगैरह हो गया है। तो ये आधुनिक शास्त्र का कहना है संसर्ग का। हमें क्या सोचना चाहिए, दाह, पाक, कोथ वगैरह जो है वो कम करने की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। उसमें कफ पित्तात्मक संप्राप्ति ध्यान में रखते हुए पहले ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ग्रंथि के लिए आप कांचना गुगुल दे सकते हैं, रौद्र रस दे सकते हैं, नित्यानंद रस दे सकते हैं, शुल्ब के या ताम्र के कल्प दे सकते हैं, शुल्ब सिंदूर दे सकते हैं। तो ये करके उसकी ट्रीटमेंट आप एक तो जहाँ है वो चीज़ बिठा सकते हैं या ऑपरेशन करके वो निकाल भी सकते हैं। तो ये सोच आपको हर बार लगानी होगी। अभी कोई ऑपरेशन करना है तो विसर्ग काल में ऑपरेशन इस सीज़न में अगर किया जाए तो जख्म जल्दी भरते हैं और नेचर हमें ताकत देता रहता है। आदान काल में क्या होता है वो हमसे ताकत खींच लेता है। तो कोई भी सर्जरी प्लान करनी है तो वो विंटर में करना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं कि ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में तो आदमी बूढ़ा होता जाता है। तो ये सब सोच आप अप्लाई कर सकते हैं आयुर्वेद की, और उस हिसाब से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो सुश्रुत जी का व्रणितोपासनी अध्याय आज पढ़ ले तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें कैसी रहती है। व्रण का कैसा सोचना होता है ये भी आपको पता चल जाएगा। कौन से व्रण भरते हैं, कौन से भरते नहीं, कौन कौन से क्यों जल्दी भरते हैं, सब आपको समझ में आ जाएगा। बस वो इम्प्लीमेंट करना है आपको, है ना। लीज भी लगा सकते हैं सिबेसिस के लिए, वो फ़ायदा करता है। पोटिस कर सकते हैं, उपनाह कर सकते हैं, प्रच्छान कर्म कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट वो पर्सन टू पर्सन डिफर हो जाएगा, लेकिन बेसिक सोच जो है वो अभी जो पैसा ही वो रहेगी। सर वैद्य प्रिया इनका सवाल है, रसकल्प के फलश्रुति में बहुत सारी चीज़ें मेंशन्ड होती है सर, तो किस पे फोकस करना चाहिए स्पेसिफिक? पहली बात ऐसी है कि रस औषधि जब रहती है तो उसमें न दोष से न दुष्य किसी का सोचना नहीं होता, ऐसा ही कल्प वो रहता है। पारा और गंधक ये ऐसा तीर कमाना है, मैंने बताया बहुत सारी बार। कज्जली रहे, खलवी रसायन रहे, पोटली रहे, परपटी रहे, खोट बंद रहे, उसमें पारा और गंधक जो है एक साथ आते हैं तो उसको सगंध मूर्छना बोलते हैं। और निर्गंध मूर्छना जिसमें गंधक नहीं रहता ऐसी चीज़ रहती है। तो निर्गंध मूर्छना ये इशारी रहती है, पारद का विकृत प्रभाव उसके ऊपर आ सकता है। तो एज फार एज पॉसिबल वो एक्सटर्नली इस्तेमाल करें, और वो भी बहुत कम मात्रा में। स्किन से कांटेक्ट उसका ज़्यादा रख दिया जाए तो भी टॉक्सिसिटी हो सकती है।
तो आपको करना क्या होगा कि सघन मूर्छना इस्तेमाल चाहिए। आधुनिक शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो मर्क्यूरी सल्फाइड सब जो रहते हैं केमिकली इनर्ट रहते हैं, और हमारे सब मर्क्यूरी सल्फाइड ही रहते हैं। तो मर्क्यूरी और सल्फर एक साथ जब आ जाता है तो उसके सानिध्य में शरीर की क्रियाएं अच्छी हो जाती है, ये उसकी खासियत है। और पारद को षड रस बताया है, 6 रस उसमें रहते हैं, इसलिए हमारे शरीर में अच्छे चेंजेस करने के लिए जो कुछ चाहिए रस के हिसाब से वो उसमें मिल जाता है। रस अगर देखा जाए तो वो गुण है, और फिर भी गुणों का, रसों का पांचवती संगठन बताया है ना, शाम्भोग निशाम्भ तेजा खय वायवा नीलो नीलई जो बताया है वो यानी रस अगर गुण है तो गुण का पार्थिव संगठन कैसा आप बता सकते हैं, पांचभौतिक है ना, फिर भी वो बताया है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि डोमिनेंस किसका है। तो पारद में षड रस है तो सब जगह वो फायदा करेगा, इसलिए कौन सी भी रस औषधि एक भी लेकर आप अनुपान भेद से अलग अलग बीमारियों में उसका काम ले सकते हैं। तो समझो ग्रंथकारों ने, चरक अकबर जी ने जो कुछ वनस्पति दवाई दे दी है उसमें आप कज्जली डालें या उसका खलवी रसायन बनाएं या पोटली बनाकर भी वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो व्याधि तो नाश उससे ज़्यादा अच्छा हो जाता है। व्याधि तो ये जाती है, मैंने आपको बताया है, तो जाति नष्ट अगर हो गई तो व्याधि नष्ट हो जाएगा। शासनाधिमत्वम गौतम बोलते हैं, पोहड़े जिसको बोलते हैं, गाय को जो रहता है वो स्किन रहती है तो उसको गाय बोलते हैं। तो जगत में जहाँ जहाँ गाय रहती है उसको वो शासनाधिमत्वम जो है ना वो होना चाहिए, तो वो गाय है ना। वैसा व्याधि में दुख देना मन को, ये बीमारी का क्या रहता है, प्रतिनियत लक्षण रहता है। तो दुख देने वाला व्याधि, तो वो व्याधित्व जो है, जाति जो है, उसको नष्ट करने की ताकत पारा और गंधक में है। तो उसके साथ आप कौन सी भी दवा लगाकर पेशेंट लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो फलश्रुति के बारे में सोचते वक्त मैंने आपको बताया, एक एक्सरसाइज ये करके देख लेना कि आरोग्यवर्धिनी कल्प निकालो, उसकी फलश्रुति देख लो, उसमें जो जो बीमारियां आ गई है उसके माधव निदान से रूप और पूर्व रूप देख लो, तो उस सब चीज़ों के ऊपर वो आरोग्यवर्धिनी जाने वाली रहती है। तो आरोग्यवर्धिनी की फलश्रुति इतनी जो लगती है वो अभी इतनी बड़ी हो जाएगी, और एक ही कल्प आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हिसाब से आप रस औषधि का अभ्यास करें तो उसका फ़ायदा होता है। यहाँ मैं दूसरी एक बात बताता है आपको, जो ग्रंथकारों का कहना रहता है, त्रिकालदर्शी ग्रंथकारों ने जो कुछ लिख के रखा है उसका फ़ायदा हम कैसा उठाए। तो समझो कोई पेशेंट है और उसके लिए आपने महातिक्तक घृत तैयार कर दिया, तो महातिक्तक घृत निकाल कर आप देख लो, उसकी फलश्रुति जो रहती है उसमें कुछ लक्षण आ जाएंगे, व्याधि आ जाएगी। तो पेशेंट को पूछना है कि भाई इसमें तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम है, तो बोलता है ये प्रॉब्लम है इसलिए तो मैं आपके पास आ गया है। ऐसी कुछ बीमारियां रहती है जो प्रेजेंट सिचुएशन में उस पेशेंट में रहती है। कुछ ऐसे ये रहते लक्षण रहते, व्याधि रहते, उसको अगर पूछा जाए इसके बारे में क्या, तो वो बोलता है ये मुझे पहले होके गया है, तो वो भूतकाल है। और कुछ ऐसे थोड़े से लक्षण बच जाते हैं, बीमारियां बच जाती है। अगर आपने ट्रीटमेंट दे दिया और पेशेंट ने अच्छी तरह से नहीं ले ली और फिर भी वो निदान सेवन करता गया, तो आगे जाकर उसको वो बीमारियां होने वाली रहती है। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पेशेंट का जो रहता है ना, उस कल्प के फलश्रुति में रहता है। तो आप ये सोचते जाना और पेशेंट को बताना कि तुमने अभी ट्रीटमेंट नहीं ली तो आगे जाकर ये बीमारियां तुम्हें होने वाली है, तुम्हें पहले ये चीज़ें हो गई है, इसलिए मैंने ये दवा आपको दे दी है। ऐसा जब आपका स्टडी होता जाएगा तो आप कोई पेशेंट के लिए महातिक्तक घृत अगर बनाते हैं तो ग्रंथों में जितना बनाया है उतना ही बनाना है, पेशेंट को परहेज बतानी है और उसको घी देना है। जब तक घी खत्म होता जाता है तब तक पेशेंट अच्छा हो जाता है, अगर वो परहेज करता है तो, और फिर से बीमार नहीं होता। ये आयुर्वेद की खासियत है। तो आयुर्वेदिक के चरक सुश्रुत अकबर जी के जो ग्रंथों में बताए कल्प है उसमें भूत भविष्य और वर्तमान काल रहता है, और उसका फायदा करे। कौन सी भी दवाई इसमें भी मिक्स कर दिया और दे दिया, ऐसा लोग वो करते नहीं। तो ग्रंथ पढ़ते वक्त जो कल्प आप सीख रहे हैं ना, उसमें ये काल का महात्म्य रहता है। और काल का अक्सर हम सोचते रहते हैं, खाना खा लिया तो 6 घंटे में वात पित्त कफ आपके शरीर में तैयार होने वाले, उदीरित होने वाले हैं अवस्था पाक से।
अगर ऐसा है तो आपने जो दवा दी है वो भी एक अहोरात्र में कुछ काम करने वाली है, इसलिए प्रायः करोति अहोरात्रात कर्मादन्यपि भविष्यम, ऐसा बताया है। इतना आयुर्वेद बड़ा है, आपको हमें समझता नहीं वो कैसा समझ लेना है और कैसा इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें बताई। तो इसलिए अभी आप जब कल्प बनाएंगे ग्रंथों के तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, मैंने ये कल्प इस पेशेंट के लिए तैयार कर दिया है, जब तक वो पेशेंट दवा लेता जाएगा धीरे धीरे वो अच्छा होता जाएगा। और उतनी ही दवा आप बना लो, 500 आंवला लेकर पौष महीना में जो तैयार होता है वो आंवला लेना है। हम क्या नवंबर अक्टूबर के आंवले लेते हैं, नहीं, पौष महीने के जो है ना, फेब के मिड फेब में जो आंवले आते हैं ना उसका च्यवनप्राश बनाओ, वो कितने ले लो, 500 ले लो, और उसकी एक बैच तैयार करके इस्तेमाल करो तो उसका रसायन असर जो है वो आ जाएगा। 5,000 आंवले लेकर अगर आप च्यवनप्राश करते तो च्यवनप्राश जैसी चीज बनेगी, दिखेगी च्यवनप्राश जैसी, गुण वैसा नहीं करेगी। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, तो पात्र कितना होना चाहिए, उसमें मावा कितना होना चाहिए, उसमें पाक कितना होना चाहिए, ये तय है, उतना अग्नि उसको लग जाता है और जो हो जाता है वो रसायन तैयार हो जाता है। तो आपकी बैचेज जो है ना वो 500 आंवले की रहने दो, लेकिन आपका बड़ा फार्मेसी है और अमेरिका को आप भेज रहे, इसलिए 2 ट्रक आंवले लाए और उसका च्यवनप्राश बना दिया। च्यवनप्राश तरीका दिखेगा, रसायन काम वैसा नहीं होगा क्योंकि अग्नि का मात्रा उसके ऊपर बैठेगी नहीं। इसका एक दूसरा उदाहरण देता है, सत्यनारायण जी की पूजा रहती है ना, तो उसमें प्रसाद बनाते हैं, तो उसमें सब चीज़ें सवा सवा ले लेते हैं, तो किसने भी वो तैयार कर दिया ना तो वो मीठा और प्यारा तैयार हो जाता है, क्योंकि अग्नि का बराबर पाक हो जाता है। तो आपने सवा के बदले 1.5 किलो ले लिया तो उसमें गलती आ जाती है, बस वैसा ही है। तो कई कई चीज़ों में जो क्वांटिटी जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुंह में जो घास हम लेते हैं वो 16 घास लेना, 18 घास लेना, या कृच्छ्र चांद्रायण व्रत जो बताया है तो कितना घास लेना है, अंडे जैसा लेना है और वो खाना है। आपको 16 ग्रास है और भूख ज़्यादा लग गई है तो अंडे का आकार बड़ा नहीं कर सकते आप, अंडे इतना ही लेना है। और अगर वो ज़्यादा आप लेते तो वो उच्छिष्ट खाया जाता है ऐसा बोलते हैं, वो झूठा हो जाता है वो। मुझे पहले ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन मेरा मुंह इतना है और अंडे इतना ग्रास अगर मैं खाता है और उससे अगर बड़ा लेता है तो क्या होता है, दूसरे का घास मैंने खा लिया है ना, इसलिए वो झूठा रहता है। हाँ, तो कितना ग्रास होना चाहिए ये भी उसका एक क्वांटिटी तय होती रहती है, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख दो। मात्रा और काल है ना, दोनों का महत्व मैंने अभी आपको बताया है। खादीन्यात्मा मनक कालो दिशस्य द्रव्य संग्रह, तो काल ये द्रव्य जो है ना कितना हावी होता है हमारे ऊपर, देख लो। आपने ग्रास इतना ले लिया, काल क्या क्या संबंध है, इतना बड़ा ग्रास ले लो, चबाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, काल। छोटा रहे जल्दी हो जाएगा, काल। काल आता ही रहता है। काल ये भगवान जी का रूप बताया है ना, स्वभाव में ईश्वरम कालो, है ना, प्रकृति का रूप बताया है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में मैं काल हूं ऐसा वो बोल रहे हैं, है ना। जो 3 प्रकार के बंद और शंख मुद्रा दे रहे हैं आज पेशेंट्स को, कंडीशंस में सब 88, 90, 95 जिनकी उम्र है और जो घूमते फिरते रहते हैं ऐसे लोगों के मैंने इंटरव्यू जमा कर दिए, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, तो एक बार का खाना खाते हैं, दूसरा खाना खाते नहीं, ये पहली बात करते हो। और दूसरा वो बंद करते, महाबंध जो रहता है वो शंख मुद्रा करते हैं, विपरीत करनी यानी सर्वांगासन करते हैं, सूर्य नमस्कार निकालते हैं, तो उसमें ये बंद आ जाता है। खेचरी मुद्रा करने की कोशिश करते हैं और शांभवी मुद्रा लगा देते हैं। तो ये जो कोई करेगा ना 8-9 चीज़ें, वो कोई भी आदमी दीर्घायुष्य बन सकता है। श्वास की गति उसमें कम हो जाती है, मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, खाना कम चलता है और एनर्जी लेवल ज़्यादा बढ़ती है। और करने में मज़ा आ जाता है उसका, उसमें अनिमा लघिमा वगैरह सिद्धि भी आ जाती है ऐसा बताया है। सिद्धि के पीछे तो हमें लगना नहीं है, भगवान जी का रूप हमें समझ में आ गया,
उसके बारे में सोचना शुरू हो गया तो भी काफ़ी है, लेकिन ये इस मुद्राओं से हो जाता है। जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूलाधार बंद, महाबंद वगैरह जो बताए ना, महावेद बंद वगैरह, ये आप पढ़ को ये देख लो, हठयोग प्रदीपिका में ये सब आ गया है और उसका ही फायदा लोगों ने उठाया है। सर, एवीएम के पेशेंट्स में जो ये अपन या तिक्त शीत देते हैं, उसकी जगह यदि डायरेक्ट मज्जा बस्ती दी जाए तो ज़्यादा गुरु हो जाती है क्या पेशेंट के लिए? नहीं, मज्जा बस्ती भी डायरेक्ट दे सकते हैं, मुस्तादियापन या तिक्त क्षीर बस्ती देना पहले ही जरूरी है। कैसा है, अस्थिगत कुष्ठ या अस्थिगत विकृति रहे तो तिक्त क्षीर बस्ती इस्तेमाल कीजिए। उसमें मज्जा अगर आ गई तो यष्टि मुद्रा डालने से वो काम और अच्छा आसान हो जाता है। तो कड़वी चीज़ें पहले नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। स्नेह स्वेदन पाचन होके वात एक बार निराम हो गया तो सामता उसकी नष्ट हो गई तो बस्ती मज्जा बस्ती भी लगवा सकते हैं, लेकिन हर बार मज्जा बस्ती इमीडिएट शुरू करना ऐसा मत करना, धीरे धीरे होना चाहिए ना खाना ऐसा। पहले आप क्या करते हैं, एपेटाइजर लेते हैं ना, कुछ सूप्स वगैरह है ना, वेलकम ड्रिंक कभी लेना नहीं है, वो पेट भरा देते हैं वो लोग, है ना। ककड़ी की कोशिम्बीर पता है, लेकिन कच्चा केला जो रहता है उसकी अगर कोशिम्बीर कोई बताता है, रायता बना कर देता है, तो वो पेट में बैठ जाएगा ना, तो आगे का खाना जाएगा ही नहीं। तो 900 रुपये की एक थाली अगर रहती है तो आप 200 रुपये भी खा नहीं सकते, है ना। तो वेलकम ड्रिंक कभी लेना नहीं होता है, हाँ? उसके बदले क्या करो, घर पर आप कसरत करो, प्राणायाम करो, यहाँ से हिंगाशक चूर्ण ले लो और फिर जाओ। हाँ, वेलकम ड्रिंक से बराबर उल्टा करना है। देखो उसकी शादी है, उसके शादी में ऐसे जाएंगे हम। ककड़ी जो रहती है ना, वैसा दो चीज़ें मैं आपको बताता है। आपके घर में मेहमान आ गए, खाना अगर अच्छी तरह से पकाया नहीं और ज़्यादा नहीं है तो इमली का पत्ता जो रहता है ना, उसकी कोशिम्बीर बनानी है, दही वगैरह डाल के तड़का डाल के उसको खिलाना है, तो लोगों की भूख गायब हो जाती है। हाँ, लेकिन वो इमली की जो कुछ चटनी तैयार करनी है वो अच्छी तैयार करो। हाँ, और दूसरा अपामार्ग के पत्र या बीज उसकी खीर वगैरह बनाकर पिलानी है, तो आगे भूख नहीं लगती। तीसरी और एक चीज़ है, औदुंबर जो वृक्ष रहता है गुलर, उसका पत्ता या उसका गंध दे दिया जाए तो भूख लगती नहीं। चौथी एक चीज़ है, लेकिन वो इस्तेमाल मत करना, डालडा, पता है ना। हाँ, तो वो डालडा खाने से भूख नहीं लगती। तो आप अभी क्या करें, डालने की फोड़नी जो है ना, तड़का, इन चीज़ों को लगा दे, है ना, तो और अच्छा काम हो जाएगा। ऐसी डकारें आ जाती है गंदी गंदी उससे कि एक दिन क्या 4 दिन भूख नहीं। बोलो। फीमेल पेशेंट थी जिसको मेनली कंप्लेंट उधर सुल की थी और रेगुलर वगैरह थे, लेकिन उसकी आई का विजन नहीं था सर। बचपन में 5 साल के बाद धीरे धीरे चला गया था सर। वो कंसर्न मैरिज था ना उसके मम्मी डैडी का, इसलिए हो गया है। वो प्रोडक्ट ही विकृत है। वो मुस्लिम पेशेंट जो आ गई थी वो ना, भोरी लोग मुस्लिम लोगों में रिश्ते में शादी हो गई ना तो बहुत सारी बार ये होता है। एक माइक्रो ऑप्थेल्मस की पेशेंट मेरे पास आ गई थी ऐसी, मेरे कापूस वाला नाम का मेरा दोस्त था, उसकी कोई तो बहन वगैरह आ गई थी, तो उसको साबूदाना जैसे आई बॉल थे उसके, माइक्रो ऑप्थेल्मस जो बोलते ना वो, तो वो हो ही नहीं सकता, उसको विजन एकदम कम थी। लेकिन वो कितना बड़ा है यार, एट द एज ऑफ 14 वो अगर आ गई है तो वो ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही विकृत है ना। तो विकृति की और प्रकृति हम नहीं कर पाते, है ना। तो वो इसलिए उन्होंने बताया है कि अतुल्य गोत्रीय विवाह होने चाहिए, गोत्र एक नहीं होना चाहिए वगैरह। पुराने ज़माने के लोगों ने ये सोच, क्योंकि वो भाई बहने जैसा रहता है, तो उसमें जो म्यूटेशन और वेरिएशन हो जाता है ना, उसमें नेचुरल सिलेक्शन गलत तरीके से हो जाता है और ये तैयार हो जाते हैं ऐसे बच्चे, तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। फैक्टर 9 एब्सेंट रहता है औरतों को बहुत सारी बार, तो उनका ब्लीडिंग रुकता ही नहीं। तो बचपन में उस बच्ची का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता, एक बार पीरियड शुरू हो गया ना तो हर पीरियड इज अ क्राइसिस, ऐसा हो जाता है उसको, और उसमें मर जाती है लड़कियां। वो अभी फैक्टर 9 मिलता है तो इंजेक्टेबल देकर वो
जिंदा रह सकती है। पुराने ज़माने में मरती थी ऐसी औरतें। तो ये पुराने लोगों का जो सोच थी ना, उस हिसाब से वो करना चाहिए। ये मैंने इतना बताया ना, फिर भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, वो आत्या के बच्चे के साथ, हाँ, मामा के बच्चे के साथ वगैरह शादी कर देते हैं, आत्ते मामे बहन, और बाद में रोते रहते हैं। एक पहला बच्चा जो है खराब होता है, दूसरा बाकी जो है वो अच्छे रहते हैं, ऐसा होता है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अतुल्य गोत्रीय विवाह होना चाहिए। विवाह संस्था नाम की एक किताब किंजवडेकर शास्त्री या सातवळेकर गुरुजी ने लिखी है, मराठी में वो उपलब्ध है। तो विवाह के कितने प्रकार तरीके थे पुराने ज़माने में, गंधर्व विवाह वगैरह सब उसमें आ गया है। तो वो आप पढ़ लो तो आपको विवाह संस्था के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि सब अच्छा है, फिर भी वियोनी विकृता करा जायन्ते विकृति मलय, ऐसा हो जाता है। खाना पीना बर्ताव जर गलत रहे तो बीज संस्कार अपने आप गलत हो जाते हैं और गलत बच्चे पैदा हो जाते हैं। वैसे ही अगर ये तुल्य गोत्रीय विवाह हो गए तो और क्या, कितना खराब हो जाएगा, है ना। पारसी लोगों में कितनी विकृतियां दिखती है देखो, क्योंकि उनकी कम्युनिटी 70,000 है इंडिया में, है ना। तो उनमें ही शादी होती रहती है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। एलोपैथ के डॉक्टर ने उनको ये बोला था कि उनको प्रेगनेंसी की तब 3rd मंथ में गोबर हुआ था, उसके कारण भी एक हो सकता है, एक हो सकता है क्या? हाँ, पॉसिबल है ना, उसकी वजह से भी हो सकता है आगे जाकर। अभी देखो, जो बच्चा है या बच्ची है और उसको बचपन में कन्वर्जेंस आ गए, ब्रेन में ब्लीड हो जाता है, थोड़ा माइक्रो ब्लीड हो जाता है, और उसको अगर हरे रंग की संडास होना शुरू हो गया, पीलिया हो गया, तो उस बच्चों को जो सेरिब्रल पाल्सी वगैरह बोलते हैं ना, वैसी बीमारियाँ, और उसके बाद ADHD जैसी बीमारियाँ या गतिमंदत्व मतिमंदत्व भी आ सकता है। तो हमारी सोच उस वक्त पित्तधारा कला, मज्जाधारा कला, बुद्धि तत्व इस हिसाब से रहती है। लेकिन पहले क्या हो गया है, आक्षेपक ज्वर हो गया है, फिट्स आ गए, कन्वर्जेंस आ गए, तो एंटी इपिलेप्टिक देने से मजा नहीं है। ज्वर की ट्रीटमेंट करनी चाहिए, क्योंकि वो आक्षेपक ज्वर है। आयुर्वेद में उसका निदान अलग है, लेकिन डॉक्टर लोग एंटी इपिलेप्टिक दे देते हैं। हमें सोचना क्या चाहिए, बुखार आ गया था, बाद में फीट आ गई है, तो वो आक्षेपक ज्वर है, आक्षेपक ज्वर का काढ़ा दे दो, उससे वो बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। तो आपका निदान खुद का होना चाहिए। सिर्फ वो ग्रैंड माल एपिलेप्सी या पेट माल एपिलेप्सी ऐसा निदान करने से फ़ायदा नहीं होने वाला। मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज ब्रेन में हो गया है, दैट्स इट। EEG खराब आ गया है, MRI खराब आया, वॉट एवर, लेकिन आपकी सोच जो है वो आयुर्वेदिक होनी चाहिए, उस हिसाब से होना चाहिए। पांडु रोग हो गया, रोग बढ़ गया है, तो उसमें उन्माद अपस्मार ये लक्षण आता है, उस वक्त आपको पांडु रोग की ट्रीटमेंट करनी है। ताप्याजी रोग फायदा करता है। पूरे शरीर के ऊपर स्किन का इन्फेक्शन है और कन्वर्जेंस आ गए, तो पहले अगर स्किन का इन्फेक्शन है, वो कुष्ठ का उत्तरकालीन फल अपस्मार है, उस वक्त आपको महातिक्त का घृत इस्तेमाल करना है। ये आयुर्वेद की सोच है। वो जितना आप करें उतना आपके प्रैक्टिस में मज़ा आ जाएगा, पेशेंट अच्छी तरह से ठीक हो जाएंगे। सर एक और पेज, बीच में शाफ्ट को पकड़ो और ऊपर करो स्टील। हाँ, पेशेंट था, दूसरा बंद केला ना, आणि त्यातला सेल बदललाय ना, हाँ ठीक है। दूसरा एक पेशेंट था जिसको एब्डोमिनल पेन था और उसको अर्श की प्रॉब्लम थी सर, उसको RCL नी जॉइंट की सर्जरी हुई थी सर, उसके बाद उसकी कंप्लेन आई हुई थी ईयर से सर। वो फुटबॉल प्लेयर था और उसको RCL का ऑपरेशन होने के बाद फुटबॉल अभी खेल नहीं पा रहा है वो, इसलिए उसका दिमाग जरा हिल गया है और पेट की बीमारी अलग है। तो वो किसान आदमी है, पानी वगैरह अलग अलग तरीके का उसके पेट में जाता है, इसलिए वो पतला हो गया है। दिमाग के ऊपर असर और पेट के ऊपर असर, इसकी वजह से उसको प्रवाहिका हो गई है। तो वो अभी दोनों एंटायरली डिफरेंट बीमारियां हैं, और पेट की बीमारी जो है उसके लिए हमने शिरोधारा और प्रवाहिका अतिसार गृहिणी इसका सोचकर ट्रीटमेंट करेंगी। सर एक केस होती, त्याच्यामध्ये सर ते मेल पेशंट आहेत 45 वर्षांचे.
त्यांना डायबिटीस आहे, अशक्तपणा आहे, एनर्जी लेवल लो असते, 12 वर्षापासून झोप कधी खूप येते, कधी काहीच येत नाही. त्याच्यानंतर पूर्वी जेवणानंतर खूप झोपायचे. ट्रायग्लिसराईड हाय आहे, सारखी भूक लागते लहानपणापासून, जीभ पांढरी होते 2010 पासून, कान खाजतात 10 वर्षापासून, थकवा येतो. त्याच्यानंतर गॅसेस होतात, स्ट्रेस टेन्शन खूप आहे. आवेचा त्रास होता त्यांना मूळव्याधीनंतर, आता नाही आहे, ऑपरेशन केलं मूळव्याधीचं, होमिओपॅथी ट्रीटमेंट घेतली आणि तहान कमी लागते. आणि अल्कोहोल घ्यायचे 30 वर्षाच्या वयापासनं आणि महिन्यातनं एकदा. आणि आम्लपित्त झालं होतं, आता बरं आहे. तर सर ते कडुनिंबाचे 10 पानं, हळदीचा 1 तुकडा आणि लिंबूचे 4 थेंब हे मधासोबत घेतात. मी त्यांना सजेस्ट केलं की लिंबूच्या ऐवजी आवळा टाका म्हणून. आणि ट्रीटमेंट सर आपण त्यांना लघुवमन लघुविरेचन करून घेतलं आणि सुवर्णभस्म पण दिलं, हरिशंकर रस दिलं, वसंत कुसुमाकर अस्सल अमृतसत्व आणि सुवर्णसूत दिलं, आवळा, हळद आणि महातिक्त घृतासोबत मूत्रसंग्रहणीय गण दिला. त्यांना टोबॅकोची सवय होती, मूत्रसंग्रहणीय गण सकाळी दिला आणि बला, अश्वगंधा, शतावरी, सालवण, अर्जुनचा क्षीरपाक दिला, आदेशमधू दिलं, 2 बीडी, फलत्रिकादी काढा दिला एरंड तेलासोबत, आवेचा योग दिला अपाने, जटामासी फांट आणि आरोग्यवर्धिनी दिली. तर आवेचा योगी दिला है, एरंडल तेली दिले, ये क्या बात है? ये कुछ तो पहले होना चाहिए, ये ऐसी ट्रीटमेंट, ये कड़बुड़ा हो गया है सब. नाही सर, त्यांना लघुवमन लघुविरेचन आधी करून घेतलं आणि त्याच्यानंतर मग हे केलं. ये सगळं केलं ना. हो हो, हाँ, त्याच्यानंतर ये सब एक साथ नहीं जाना चाहिए. आप क्या करो, उसका निदान आयुर्वेदिक करो, मधुमेह ऐसा निदान करो ही मत. उसका पेट पहले ठीक कर दो, गृहिणी अच्छी हो गई तो मज्जादारा कला, ब्रेन अच्छा हो जाएगा, सोच अच्छी हो जाएगी. पहले आम पाचन कर लो. शक्कर उसकी कम करनी है, ये सिर्फ दिमाग में मत रखना. शक्कर जिस शरीर में है वो शरीर का धातु बल अच्छा करो. तो पहले वात, पित्त, कफ उसका शमन कर दो. धातुओं का बल जो है वो बढ़ा दो, अग्नि का बल बढ़ा दो. खाना 2 बार परहेज का खाना दे दो, रात की नींद अच्छी कर दो, शिरोधारा कर दो. तो उससे वो पेशेंट सेट हो जाएगा और वो जो कुछ बची हुई बीमारी रहेगी वो आप ट्रीट करो. आवेचा योग भी दिया है, एरंडल का तेल भी दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए. पहले पाचन कर लो और ये मैंने जैसे अभी बताया ना वैसा करना. इसलिए मैं आपको एक सीधा सा योग बताता है. कोई भी पेशेंट आपके पास आ गया तो आप सुबह को उसको कफज ज्वर की ट्रीटमेंट करो, चूर्ण दे दो या उसके बदले श्वास कुठार दे सकते हैं. दोपहर को त्रिभुवन कीर्ति दे दो दाढ़ी सरस के साथ, या पित्त शमन करने वाला कल्प दे दो. त्रिभुवन कीर्ति अगर फल के रस के साथ देते तो पित्त के ज्वर की ट्रीटमेंट हो जाती है. शाम को त्रिभुवन कीर्ति फिर से आप शक्कर के साथ दे दो, वात का शमन करेगी, या वात ज्वर का चूर्ण दे दो. रस पाचक जो है वो पहले 7 दिन सुबह शाम को देना है इस दवा के साथ, और परहेज बता दिए. 7 दिन के बाद रक्त पाचक देना है, उसके 7 दिन के बाद मांस पाचक देना है, उसके 7 दिन के बाद मेदो पाचक देना है. ऐसा अस्थि मज्जा पाचक तक आप करते जाए. बाकी की ट्रीटमेंट जो है वो श्वास कुठार त्रिकी की सेम रहेगी. शरीर को तेल लगाना है, रात को जल्दी सोना है. इतना सिर्फ 1 महीना कर दिया तो सप्त धातु, त्रिदोष और त्रिमल ये निर्मल बन जाते हैं, उसमें से आम चला जाता है. उसके बाद आप जो बीमारियां है उसके शरीर में जो कुछ 2-3 बीमारियां रहेगी या एक रहेगी, उसकी व्याधि प्रतिनिधि चिकित्सा सुबह शाम करनी है. और उस व्याधि में जो पाचन हो दोपहर रात को देना है. बस इतना काम कर दिया तो आपके सब पेशेंट जो है वो नॉर्मल आना शुरू हो जाएगी. तो ये सिंपल सी सोच पहले रखना जरूरी है, बाद में आप बाकी की विषय चिकित्सा कर सकते हैं. सर अजून एक केस आहे सर. तर ती गृहिणीची आहे, 38 वर्षाचं मेल पेशंट आहे. तर त्यांना मागे पण आपण डिस्कस केलं होतं, OCDचा पण त्रास होता आणि OCD आणि गृहिणी दोन्ही एकसाथ आहे. तर सर या पेशंटला आपण गृहिणीची ट्रीटमेंट केली आणि त्यांना म्हणजे असं जाणवलं की OCDसाठी आपण द्राक्षामुळं वगैरे सगळं दिलं, तर त्यांना ॲलोपेशियाचा त्रास होता, दाढीवरचे केस नव्हते, ते पॅचेस येत होते आणि
डोक्याला पण काही केस मागे नव्हते, तर ॲलोपेशियाचा त्रास त्यांचा गेला. आणि ग्रहणी पण आता ओके, सगळं फायदा खूप झाला त्यांना. तर हे ॲलोपेशियामध्ये अस्थिधरा कला आणि मज्जाधरा कलेचा विचार करायचा. गृहिणी अच्छी हो गई तो आगे आने वाला जो तृतीय अवस्था पाक है उसमें कटु विपाकात्मक मल अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। वो कटु विपाकात्मक हो गया तो प्राकृत वात तैयार हो जाता है। प्राकृत वात हो गया तो प्राकृत अस्थि धातु तैयार होता है और बाल आ जाना शुरू हो जाता है ना। बाल कहाँ के आते हैं वो भी देखना चाहिए। ये यहाँ के बाल जो रहते हैं टेम्पोरल बोन के यहाँ से पीछे जो रहते हैं वो सुप्रारेनल ग्लैंड से संबंध रखने वाले और मज्जा से संबंध रखने वाले बाल रहते हैं। वो 90 बरस तक आदमी जिंदा रहे तो भी वो बाल वैसे के वैसे रहते। ऊपर वाले बाल है जल्दी झड़ जाते, पित्त के रहते हैं। इसलिए लोगों को देखो बीच में ऐसा ये रहता है, खलवाट रहता है और दोनों बाजू ग्रास रहता है, हाँ, धाव पट्टी। सर एक पेशंट की हे जरा ते करा ना, चांगलं दुरुस्त करा, दुसरं द्या। हां, पेशेंट है 16 काय केल्यानंतर नीट होतं ते करा ना, नाही तर तो दुसरा इकडचा याचा दे माईक काढून। 16 साल की लड़की है, उसका क्या? सर ज्वर आता है और कभी होके सांस लेने में दिक्कत होती है सर। बचपन में कृमि ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा होती थी? सर कृमि। कृमि, अच्छा। नहीं, अभी 16 वर्ष की लड़की है और कब कभी होती है, बुखार आता है तो पहले उसको ज्वर के पहले कृमि का ही सोचना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है ना। तो वमनम सर्वरोगेषु विशेषण कुकुण क्या ऐसा बताए, तो उसको वमन देना ज़रूरी है। अगर पूरी से कृमि रहे तो उसका पातन करने के लिए अलग ट्रीटमेंट पहले करनी चाहिए। त्रिपुस यानी वंग जो है ना, वो सुश्रुत जी ने कृमि के लिए बहुत इस्तेमाल किया है। तो सुवर्णयुक्त ब्राह्मीवटी और ब्राह्मी के जो काढ़े के कल्प है कृमि में जो आ गए वो उसको दे दो, तो उससे कीड़े गिर जाएंगे। और बाद में ज्वर की क्लासिकल ट्रीटमेंट जो है ना वो करनी है, जैसा मैंने अभी बताया, श्वास कुठार त्रिकी रसपाचक, रक्तपाचक, मांसपाचक, मेदोपाचक 7-7 दिन देते जाना। बुखार बचपन में बार बार आके गया है तो पुनरावर्तक ज्वर की ट्रीटमेंट आप करें, उसका काढ़ा देना है। या हट्टी ज्वराचा काढ़ा नाम की एक चीज़ रहती है, सिद्धौषधि प्रकाश नाम का जो ग्रंथ है उसमें मिल जाएगा आप काढ़ा। और उसके साथ रूक्ष तेज कम होने के लिए कड़ू कौन सा भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, हाँ, तिक्त घृत इस्तेमाल कर सकते हैं, पंच तिक्त घृत जो है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका बुखार कम हो सकता है। कपकपी आना, ठंडक लगना, ये शीत पूर्व ज्वर का जो द्योतक रहता है ना, उसमें अक्सर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन रहता है या कीड़े काटने की वजह से, मच्छर की वजह से मलेरिया वगैरह जैसी ये रहती है, तो उन लोगों को प्लीहा की वृद्धि के लिए ट्रीटमेंट करनी रहती है। तो उससे सुररी पिप्पली या पिप्पली रसायन या शरपुंखा बाद में देना है, रोहित का अध्यरिष्ट देना है। पीठ की हड्डी जो है वो गर्म पानी की थैली से सेकनी है। या पिप्पली का चूर्ण जो रहता है वो इतना सा जब कभी भरती है ना तो उस वक्त उसको देना बहुत ज़रूरत है। वो अगर नहीं पॉसिबल रहे, रिमोट प्लेस में वहाँ पिप्पली नहीं मिलती, तो खारिक तो आपको पता है, तो खारिक का अंदर का जो बी रहता है, डेट का बी, वो घिस कर पत्थर के ऊपर गंध निकालना है और देना है। वो बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि उसके ऊपर का जो छिलका रहता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। मैंने आपको श्लोक भी उसका बताया था कि दाहग्नि मधुरास्त्र पित्त शमनी तृष्णार्थी दोषा पहा, ऐसा बताया। हिता श्वास कप श्रमोदयारा संतर्पणी पुष्टिदा वन्ने मांद करी गुरु विषहरा वृद्धाच दत्ते बलम ज्ञेया वीर्य विवर्धनी कथिता पिंडाख्य खरजुरिका। तो दाह नष्ट करने वाली तेज चीज ऊपर वाला छिलका जो खरजुरादी मंत्र में इस्तेमाल किया जाता है, मदाते में, ध्वंसक विषय में, और उसके एग्जैक्टली अपोजिट गुण जो है उसके बी का है। तो आपके शरीर में ठंडक है तो आप इधर पिप्पली इस्तेमाल करो या ये बीज जो है वो इस्तेमाल करो, तो इमीडिएट उसका असर आ जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन जब सलाइन वगैरह देते वक्त रिएक्शन आ जाती है ना, तो एविल डेकेड्रॉन पुश करते हैं, आप लोगों को पता है।
तो उस वक्त भी आप पिप्पली का चूर्ण या ये सीड जो है ना डेट का, वो भी घिस कर दे सकते हो, तो उससे भी कभी कम हो जाती है। इतना अच्छा असर आता है, तो वो उस बच्चे को करना चाहिए। सर मेरे भाई की गुड़िया है, उसको बार बार फीवर होता था, टीएलसी काउंट काम ठहरो जरा ये यार, ये जरा ये प्रश्न सोडवा ना, हा गाढवानो क्या हो रहा है जरा देखो, इतने सब एक्सपर्ट बैठे। हाँ, तब तो पूछ लो। सर भाई की गुड़िया, उसको बार बार टीएलसी काउंट बढ़ता है सर, एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो वो ठीक हो जाती है। वो बाद में सिम रिपीट होता है सर, ईयर में 3-4 टाइम उसको ऐसा होता ही है सर। उसकी एज है 7 ईयर सर, और मिट्टी थोड़ी खाती है वो हल्की फुल्की, और अभी उसको खास ठीक नहीं हो रहा है सर लास्ट 6 मंथ से। पहली बात ऐसी है कि उसका जो इतना दवा चल रही है ना, 9 वर्ष की तक सच बोले तो एंटीबायोटिक इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करने चाहिए, बोन मैरो डिप्रेशन आ सकता है। तो उसकी रॉ ट्रीटमेंट पहले करो, कि उसका आयुर्वेदिक निदान पहले करके ले लेना। मृत भक्षणजन्य पांडु है, या सिर्फ वात कफज कास है, या यकृत की दृष्टि है, पेट में कीड़े हैं, या सिर्फ अजीर्ण अग्निमांद्य है, मम्मी डैडी का प्यार जो है ना वो ज़्यादा होने से ये हो सकता है। तो बार बार खाते रहते हैं बच्चे लोग, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भूख लगे तो घर का खाना देना है, घर का खाना नहीं वो खाती है तो उसको बोलना तुम वैसे ही बैठ जाओ, तो आधे पौने घंटे के बाद उसको सच्ची भूख लगना शुरू हो जाएगा, हर तब से वो अच्छी हो जाएगी। तो दूध, फल, खट्टी चीज़ें, बासी चीज़ें, फर्मेंटेड चीज़ें, ये बंद करनी है बच्चे लोगों के, तो इमीडिएट वो सुधरना शुरू हो जाते हैं। ये भैंस का दूध चल रहा है, गाय का दूध चल रहा है, उसमें वो कॉम्प्लान, बूज, बोनविटा, यूँ त्यों वगैरह डाल रहे हैं, तो वो चिकना बन जाता है, पेट में खराबी आ जाती है। लोगों को लगता है कि ड्राई फ्रूट देने से बच्चे अच्छे हो जाएंगे, वो हजम नहीं हो गया तो ड्राई फ्रूट ज़्यादा तकलीफ देता है। तो वो सब चीज़ें बंद करके उसको लंगन या लगवार करना है, और बाद में जोर की ट्रीटमेंट कर दी जाए, कास की कर दी जाए और पांडु की जाए, तो वो नॉर्मल हो जाएगी। उसकी मम्मी को सर मतलब अस्थमा जैसा प्रॉब्लम है, डस्ट एलर्जी वगैरह होता है, तो वो भी कम हो जाए। वो जो मम्मी है, उसके मम्मी ने उसको खिलाया ये सब चीज़ें, इसलिए वो भी खराब हो गई। मम्मी को भी सेम प्रॉब्लम है। वही बोल रहे हैं। तो आनुवंशिकता जब हम देखते हैं ना, तो दैट थिंग इज एवरी टाइम नॉट रिलेटेड विद जीन्स और क्रोमोसोम। हेरेडिट प्रॉब्लम इज ऑलवेज रिलेटेड विद फूड हैबिट्स। हमारा जो ग्रोसरी का जो भैया रहता है, दूध देने वाला जो आदमी रहता है, वो सब जो रहता है ना, हमारी परंपरा में वो ही रहता है। मम्मी की मम्मी जहाँ से सामान लेती है ग्रोसरी से, वो ही वो उसकी बच्ची वगैरह लेती रहती है, तो खाना सेम रहता है, इसलिए बीमारियाँ वैसी दिखती है। तो आप उसका आनुवंशिकता से संबंध मत लगाना पहले। दैट थिंग इज रिलेटेड विद फूड हैबिट्स और डाइजेशन, तो वो कम कर दो, है ना। काय सारखं बंद पडतंय का ते? स्टोरेज फुल हो गए तो क्या करना चाहिए, मुझे बंद करना चाहिए या हाँ? लाईव्ह चल रहा है। माझ्या मुलाचं 8 वर्ष वय आहे आता. त्याला इक्थिओसिस असं पोटावरती आणि पायावरती दिसतंय. बरं, ते 3-4 वर्षापासूनच दिसायला लागले ते. तर त्याच्यासाठी काय करता येईल म्हणलं विचारा. आता काय तुमने क्या क्या दे दिया है, क्या क्या सोचा है? सर मी आता तरी फक्त वरनं त्याला पिंडसेत, शालीषष्ठी पिंडसेत 1-2दा केलेलं आहे. एलादी नारियल तेल त्याला लावतो रोजच्या रोज. त्यानंतर पोटातनं लोणी आणि हळद वगैरे असं दिलं जातंय. हाँ, आहार त्याचा बऱ्यापैकी आम्ही सात्विकच ठेवलेला आहे. पण काही वेळा ते थोडंसं बाहेरचं, आता छोटा आहे, दुसरीलाच आहे, तर खातात बाहेरचं. और वहाँ क्या अभी लक्षण क्या है स्किन के ऊपर? आता सर इचिंग, हिवाळ्यामध्ये इचिंग भरपूर होते त्याला, आणि पोटावरती, मानेवरती आणि टिबियल रिजनवरती, त्या एरियावरती त्याला ते असे खवले म्हणजे जिराफासारखं किंवा आपण सापाच्या कातड्यासारखं जे दिसतं, बराबर तसं इलिव्हेटेड नाहीये ते अजिबात. इलिव्हेटेड पॅचेस नाहीयेत, जे आहेत ते स्किन लेवललाच आहेत. और सुरखिड़ी के यहाँ, ओठों के यहाँ वगैरह नहीं है ना? नाही, ओठांवरती वगैरे नाहीये. मानेवरती, स्कॅप्युलर रिजनवरती, पोटावरती आणि टिबियल रिजनवरती. हाँ, आणि क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोगों को विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने के बाद भी ये हो जाता है। एक दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो गए ना, तो
तो बहुत सारे बच्चों को आजकल ये दिखाई देता है। दो, और तीसरा स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी लेने वाले जो बच्चे रहते हैं ना, उसमें ये ज़्यादा दिखाई देता है। चौथी जो ट्रीटमेंट चिकित्सा रहती है वो स्वेद की रहती है। स्वेद क्षय रोम च्युति स्फुटनम त्वचा स्तब्ध रोमता। तो स्वेद को बढ़ाना है, विटामिन ए जो है वो लाल रंग के, केसरी रंग के खाने के जो पदार्थ है वो बढ़ाने हैं, कच्चे पदार्थ जो रहते हैं वो। उसके साथ जो ट्रीटमेंट करनी है वो त्वचा जो है, स्नायु, त्वचा और मांस, ये जो उसके मूल स्थान और उपधातु जो बताया है उसके हिसाब से उसकी मांसपाचक से ट्रीटमेंट होनी चाहिए, है ना। और जोड़ों के ऊपर या जहाँ स्किन का फोल्ड आ जाता है वहाँ ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। जब ये फोल्ड आके प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ के कफ का ज़्यादा सोचना होता है। रस सारता और तो कफ सारता एक जैसी पकड़ी हुई है, तो उसमें कफ कम करने के लिए रस पाचक जो है वहाँ से शुरुआत करनी है, रस से मांस पाचक तक वो पाचन करना है। और स्वेदन जो है ना वो फाणित से करना है। फाणित यानी काकवी जो रहती है, गन्ने का रस आधा उबाल कर जो तैयार हो जाता है वो, उसमें महातिक्त का गुरुत्व, महाकल्याण का गुरुत्व, महाकल्याणक दे दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और वो पेट में देना चाहिए। अविपत्य चूर्ण एक ही सिर्फ दवा ऐसी है जो स्किन के बहुत सारे इन्फेक्शन को कम कर देती है, तो वो रात को सोते हुए हफ्ते में 1-2 बार देना चाहिए। तीखा, नमकीन और खट्टा, इसमें नमकीन और खट्टा जो है ना इन बच्चों को तकलीफ देता है, वो एज पर एज पॉसिबल कम रखना है। ते काय हे कमी झाले ते का सेल? हां आता झालं, हां बोला. सर आज बऱ्याच पेशंट्सला तुम्ही गंधर्व तेलासोबत नागकेशर हे पायाला चोळायला सांगितलं सर. नागपुष्प जो है, नागकेशर असली वो एरंडे के तेल के साथ जब बाहर से लगाते हैं ना तो दाह प्रशमन करता है वो। तो डायबिटिक ये न्यूरोपैथी जिनको होती है या बूढ़े लोग जो रहते हैं उनमें जब पाँव में जलन रहती है, आग रहती है, उनको पता नहीं चलता कैसा, हाउ टू डिफाइन इट, मिजरेबल फील रहता है उनका। आग है या आग ही भी नहीं रहती, सुई चुभने जैसा लगता है बोलते हैं, छींटियाँ आ रही हैं ऐसा बोलते हैं, ऐसा वेग सिम्टम जो बोलते हैं। तो एरंडी का तेल स्नेह है, अधोभाग है और बुढ़ापे की दवा है, वही स्थापन बताए सुश्रुत जी ने, तो वो इस्तेमाल करना है। और उसके साथ नागकेशर देना है। नागकेशर वैसे देखा जाए तो कषाय रसात्मक द्रव्य है, नागपुष्पम कषायोष्णम वृक्षम लघुआम पाचनम ऐसा बताए। तो वो उष्ण रहते हुए भी बाहर से जब लगाते हैं एरंडी के तेल के साथ तो जलन पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है, इसलिए हमने वो दे दिया है। एरंडी का तेल की खासियत मैं आपको आज बताने जा रहा है। एक दिन का बच्चा रहे या 100 बरस का बूढ़ा आदमी रहे, एरंडी का तेल निरापद है, कभी भी आप दे सकते हैं, कितना भी दे सकते हैं। उससे पानी के पतले दस्ता आते नहीं, जो आते हैं वो पुरुष के ही आते हैं, इसलिए शक्तिपात होता नहीं। तो कभी भी देना है तो एरंडी का तेल दे दो, घर पर तैयार करके दे दो। एरंडी का छिलका निकालना है, सीड जो है वो उसके कॉर्टिलिडॉन दोनों सेपरेट करके अंदर का जो उसका कोम रहता है वो फेंक देना है, वो विषारी रहता है। और बाकी का जो घर है उसका तेल आप मशीन से निकालो, 35,000 का मशीन मिलता है, उससे वो निकालते जाना और पेशेंट को देते जाना। उसकी मूर्छना भी आप कर सकते हैं, वैसा भी दे सकते हैं। छाछ के कुल्ले भरने हैं और बाद में एरंडी का तेल पीना है, तो उसकी गंध समझते नहीं और टेस्ट समझती नहीं, अच्छी तरह से आप ले सकते हैं। बाद में पीठ की हड्डी जो है वो सेकनी है तो पतले दस्ता आ जाते हैं। शनिचर को रात को लेना है, संडे को पोट साफ, मंडे को ऑफिस। 40 ml तक ले सकते हैं, एक मात्रा में बता के रखता है, 20 से 40 ml तक। और 35 बरस के बाद जो कोई औरत या पुरुष ये हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार लेता है, वो जल्दी बूढ़ा होता नहीं। उसके बाल जो है वो काले ही रहते हैं, बहुत कम सफ़ेद हो जाते हैं। वात की बीमारी उसको छूती नहीं। तो बहुत अच्छा है तेल, एरंडी का तेल। और एरंडी के पत्ते इतने सब जगह आपको मिलेंगे, नदी है, नाला है, उसके पास रहता ही है। तो सफ़ेद एरंड जो है वो इस्तेमाल करो, लाल एरंड वो तीक्ष्ण उष्ण है, वात की बीमारी के लिए वो इस्तेमाल करो। सर आज एक पेशेंट होते
सर आज एक पेशंट होते त्यांना हायपरटेन्शन होतं, त्यांना आपण रक्तदाब नंबर 1, 2, 3 सगळे सुरू होते आणि त्याला आपण शिरकल्यानं घृत दिलं होतं. तर शिरकल्यानं घृतऐवजी महाशिव घृत असं शिरकल्यानं का चॉईस ऑफ घृत का आला? क्षीर कल्याणक घृत गुड़ूची के काढ़े के साथ अगर देते ना तो रीनल पल्मोनरी और पोर्टल हाइपरटेंशन भी कम आता है. उसका बीपी बाकी के टाइम 180/130 वगैरह रहता है, तो वो रीनल है ये पक्का है. फिर भी ये करने से वो 150-100 तक आ जाता है. तो उसकी किडनी का प्रॉब्लम तो ये है, पक्का है उसको. तो किडनी का जो स्टेनोसिस है, जो रक्तवाहिनियों का हो गए ना, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम है और उससे श्रंकन किडनी उसका रिपोर्ट आना तय है. तो उसके लिए हमने अभी जो दवा दे दी है उसके साथ ये बस्ती का भी बताया और वो काढ़े का भी बताया. वो अगर अच्छी तरह से उसे कम आता है तो सर्वतोभद्र रस और माहेश्वरी वटी हम लगा देंगे और यापन करते रहेंगे. डॉक्टर की दवा लेने से भी उसका बीपी नॉर्मल नहीं आ जाएगा, बीच बीच में वो बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, ये तो चलता ही रहता है. तो किडनी डैमेज होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम उसकी आ रही है. उसका एक असर जो रहता है वो ब्रेन के ऊपर, और इसलिए अनैच्छिक जो तंत्रिका की सिस्टम रहती है वो, और उसके साथ साथ स्टेनोसिस जो है वो, उसकी वजह से उसका बीपी बढ़ रहा है. तो ये टाइम बॉम्ब है, जीता जागता वो आदमी, उसको कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो हमें रक्तपित्त के हिसाब से, ओजक्षय के हिसाब से उसका सोचना है और ट्रीटमेंट करनी है, वृक्क रोग अध्याय के हिसाब से सोचना है. सर कंपावाचे जे पेशंट असतात त्यांना चेहऱ्यावर त्वकवैवर्ण येते, कृष्ण त्वकवैवर्ण. तर आपण जी ट्रीटमेंट करतो त्यांना ओजवर्धनाची, त्याच्यानेच ते कमी होणार की दुसरे काय? वात बढ़ गया तो कंप बढ़ गया, वात बढ़ गया तो कालापन बढ़ गया. वात की ट्रीटमेंट हो गई तो कंप भी कम हो गया और चेहरे का कालापन भी कम हो जाता है. लेकिन चेहरे का कालापन अलग अलग तरीकों से आ सकता है. फिर भी वात की ट्रीटमेंट करने से आराम तो आना तय है. चाय छोड़ दिया, दूध भात खा लिया शक्कर और घी के साथ, पेट रात को हरितकी से साफ कर दिया और कपालभाति प्राणायाम कर दिया, तो एकदम 80% लोगों का रंग जो है वो सुधर जाता है. सर आज एक आजी आई हुई थी विमल नाम की, उनको उभयपादगत शोथ था बहुत ज़्यादा, तो उसकी क्या संप्राप्ति थी सर? वो 10 किलो वजन जिसका कम हो गया वो उसके पाँव पहले आपको देखने चाहिए थे. बच्चे लोगों की गद्दी रहती है ना, 2 बच्चे सोने वाले, ऐसे उसके पाँव थे. अभी वो कम हो गया है, लेकिन मेद उसके शरीर में जो है ना, हम कम करते हैं, कम हो भी जाता है, लेकिन जितना मेद कम हो जाएगा उतनी अस्थि धातु अच्छी होनी चाहिए, तो उसका दर्द मिटेगा, और वही काम हमारा चल रहा है. तो अभी वो कंप्लेन क्या कर रही है कि हड्डी में पेन नहीं है, लेकिन मसल का इंसर्शन जहाँ है ना वहाँ दर्द होता है. अभी उसकी उम्र जो है 80+ है कुछ तो, और उसके मिस्टर की 85-87 वगैरह है, तो वो इंसोम्निया के पेशेंट है अभी. तो उसकी सेवा में रत रहती है, इसलिए उसको तकलीफ अभी हो रही है. तो दोनों अभी कॉम्पेंसेट नहीं हो पाते. मेद भी कम करना है और हड्डियाँ अच्छी करनी है. इसके लिए आपको तेल लगाना, सेकना, खाने का तरीका वगैरह बदलना चाहिए, वो अभी हो नहीं रहा है. फिर भी हम आगे जाकर उसकी ट्रीटमेंट विरेचन से करने वाले हैं, क्योंकि मसल का इंसर्शन रहे, सिरा रहे, स्नायु रहे या कंडरा रहे, उसकी ट्रीटमेंट अगर करनी है तो विरेको माउस मेद से निर्वाह प्रशमनानी चाहिए. पहले विरेचन बताया, बाद में निरोह बस्ती बताया, तो विरेचन से उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी. अभी कफ का सीजन चल रहा है और मैंने ऊर्ध्व विरेचन यानी वमन बगैर देते हुए अगर उसको विरेचन दे दिया तो उसका अग्निमांद्य हो जाएगा. तो अभी अग्नि जो अच्छा है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, उसका ब्रूहण जो है वो करेंगे, लेकिन वेट बढ़ाएंगे नहीं, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, और बाद में आगे जाकर उसको विरेचन दे देंगे एक बार ये सीज़न जब चेंज होता जाएगा ना. तो सर उसी पेशेंट को हमने राड और लाक्षाइड किया है, तो वो संधान के लिए दे दिया राड और लाक्षा, और वो जो एड्स नर्व एंडिंग जो रहते हैं वो, और मसल के इंसर्शन और ओरिजिन, वहाँ जब दर्द रहता है ना तो सूदिंग होने के लिए वहाँ लैटेक्स होना चाहिए. अभी घुटना है समझो, तो अभी आधुनिक शास्त्र के लोग बोलते हैं ना तेल नहीं लगाना है, वो नहीं करना है, लेकिन आज जाकर आप एनाटॉमी ऑफ नी जॉइंट देख लो तो आपको ऐसे पॉकेट्स मिलेंगे मेद के, 8-9 पॉकेट्स है घुटनों में. तो काहे के लिए दिए वहाँ,
तो जब फ्रिक्शन होता जाता है तो वहाँ वात का प्रकोप हो जाता है, तो कॉम्पेंसेट करने के लिए वो मेद के पॉकेट रहते हैं सब जगह। तो उसका मतलब साफ साफ क्या है आयुर्वेद के हिसाब से, जब घुटनों में दर्द होता है और वो तेल पूरता नहीं तो वात का प्रकोप होता है, इसलिए तेल लगाओ घुटनों को, लेप करो, धारा करो, है ना। तो आयुर्वेदिक ये सब चीज़ें जो है उसके पीछे नेचर का राज रहता है कुछ तो, है ना। अभी एक सवाल किसी ने तो पूछ लिया था कि टोमेटो का ये सॉस है और कुछ चीज़ें बनाइए और वो मांस है समझो, और वो टुकड़े करके सॉस में डाल कर रख दिए एक 3-4 घंटा, तो वो मुड़ता है उसमें और अच्छा लगता है ज़्यादा, ऐसा लोग बोलते हैं। तो कट करके डालते हैं। ये किससे आ गया होगा? आमाशय की पखाल है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मांस का टुकड़ा खा लिया, ककड़ी बटाटा वाला खा लिया, पेट में पड़ा रहा, 3-4 घंटे के बाद खत्म हो गया। तो उससे ये आ गई है ना चीज़, है ना। तो घुटनों में अगर ये तेल के पॉकेट से, तो आपको तेल अप्लाई करना होगा, तो आप नेचर जैसा बर्ताव कर रहे हैं, इससे ही ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। तो जो नेचर में चल रहा है वही सिर्फ समझ कर हमें इस्तेमाल करना है। जैसा त्रैवर योनि में गर्भ बैठा है, सोहम सोम बोल रहा है, मम्मी का आहार रस खा रहा है, आंखें बंद है और पड़ा हुआ है, वैसा ही क्या है कुटी प्रावेशिक विधि है, रसायन विधि, है ना। तो इस हिसाब से ट्रीटमेंट करनी होगी। तो तेल लगाना अभी शास्त्रीय है, तेल लगाना नेचुरल है। विपरीत गुणाचार होती है ना, है ना। सूखा सूखा हो गया तो शरीर को तेल लगाने को दिल करता है, ठंडक लग गई तो स्वेटर पहनने को दिल करता है। ट्रीटमेंट ही है वो। हाँ, अभी लोग स्वेटर वगैरह पहनते हैं वो शाइनिंग करने के लिए, कुछ भी यहाँ से खुला, यहाँ से खुला, इसको पेट को बांधा है वगैरह, वो अलग रहता है। सर आज एक पेशंट आले होते. त्यांचं वय 44 वर्ष होतं आणि त्यांना वयाच्या 10 वर्षापासून अस्थमाचा त्रास होता आणि त्यांना संप्राप्ती प्रतिशायची होती. तर प्रतिशायमुळे ती बाई नाक वाकडी असलेली बाई होती ती का? नाही, मेल पेशंट होतं. बरं. तर मग त्यांची संप्राप्ती प्रतिशायपासून होऊ शकते का? प्रतिशय हो गई तो पीछे पोस्ट नेजल ड्रिप हो गई तो फेफड़ों के ऊपर वो गिरता है और दमा लग जाता है। वो दमे को दबा दिया तो खुजली होती है, इसब हो जाता है। इसब को दबाए तो सर्दी, सर्दी को दबाए तो इसब, तो उसको गुदमार्ग से बाहर निकालना है और 1 टाइम डोज समीरपन्न का देना है, दोनों गायब, ये हो सकता है ना। क्योंकि फेफड़ों से जो विष बाहर पड़ेगा श्वास से वो गैसेस है, आकाशीय है, उसको दबाया तो वहाँ गैसेस बाकी कहाँ से निकलेंगे वो, तो वो त्वचा के ऊपर आ जाता है, वो वात का इंद्रिय है, वहाँ से वो बाहर निकलता है, इससे वगैरह उत्पन्न हो जाता है ना। इसलिए होम्योपैथिक दवा लेते वक्त बहुत सारी बार ऐसा होता है, लोगों का अस्थमा कब कर दिया तो इसब बन जाता है, इसब को अच्छा कर दिया तो दमा बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, तमकेतु विरेचनम, विरेचन कर दिया तो क्या हो जाएगा, रक्त की शुद्धि हो जाएगी, यकृत अच्छा हो जाएगा, रक्त अच्छा हो गया इसलिए त्वचा अच्छी हो जाएगी, रक्त अच्छा हो गया इसलिए रक्त का फेन अच्छा हो जाएगा, फेफड़े अच्छे हो जाएंगे। तो समीरपन्नक देना है, सब जगह समीरपन्नक जाएगा, वाजोडायलेटिक एक्शन फेफड़ों के ऊपर और एंटीसेप्टिक एक्शन त्वचा के ऊपर, विरेचन, ये आयुर्वेद है ना। सर इंटर्नशिप के टाइम पे एक पेशेंट देखा था जिनके पेनक्रियाटिक डक्ट में स्टोन था। मॉडर्न वालों ने मना कर दिया था कि ऑपरेट हो नहीं सकता, और नॉर्थ में पेनक्रियाटाइटिस के नाम वैद्य हैं, उनका काफ़ी नाम है, उनके पास भी ट्रीटमेंट कराया था उन्होंने भी मना कर दिया था कि ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा इसका। तो सर रिपोर्ट में हमारे पास प्रत्यक्ष वो स्टोन था, तो उसको किस हिसाब से सोचे सर, उदरसूल के हिसाब से या और कुछ? अभी देखो पैनक्रिया जो है उसका स्थान क्या है, मध्य शरीर है। मध्य शरीर किसका है, पित्त का है। तो जो पथरी रहेगी वो पित्त की पथरी रहेगी। अभी मूत्राशय में कफज मूत्राशय पित्त वातज बताइए, तो वहाँ जो पित्तज अश्मरी के ये आ गए, कल्प आ गए, वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक। और दूसरा, पथरी डट में अटक गई है, ये पेशेंट को लक्षण से बताने दो, तो वो पेट का दर्द बताएगा, भूख नहीं लगती बताएगा,
प्रोजेस्टाइल वोमिटिंग होता है ऐसा बताएगा, मुंह में कड़वाहट रही है ये बताएगा, उसकी ट्रीटमेंट कर दो। तो अकॉर्डिंगली वो पथरी जो गल जाती है या हट जाती है या क्रश होके निकल जाती है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। कभी के बार अगर वो निकलने की ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो शरीर उसको अकस्टम हो जाता है और फिर भी पेन सिम्टमलेस या पेनलेस रहता है पेशेंट, ऐसा भी हो सकता है। जो पेशेंट संधिशूल बोलते हैं सर, उस टाइम हमें किस किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए सर? अभी उसके लिए एक सीधा सा एक्सरसाइज करो, सूत्रस्थान निकालना है वाग्भट जी का, और सूत्रस्थान से उत्तर तंत्र तक पर्वशूल, संधिशूल, रुख, वेदना, भेद, तोद, ये सब आप निकाल दो। तो सब जो ये वात रक्त का, दारू ज़्यादा पीने से होने वाला, आम वात का, सब शूल आपको मिल जाएगा। ज्वर का, यहाँ का, वहाँ का, अर्श रोग के पूर्व रूप में इतने संधिशूल वगैरह आ गए, सब मिल जाएगा। तो आपके पेशेंट कौन से इसमें बैठता है वो देखना है, उसकी ट्रीटमेंट करनी है ना। पेशेंट आपके पास आ गया यार जोड़ों का दर्द होता है और बुखार है अगर बोलता है तो आप ज्वर की ट्रीटमेंट करो, वात कफ ज्वर की। पेशेंट आता है जाड़ा मोटा है, उसको पूछ लेना मूलव्याध है क्या, वो बोलता है नहीं है। मोटापा जो है इटसेल्फ इज द इंडिकेशन ऑफ अर्श, तो अर्श के पूर्व रूप की ट्रीटमेंट दे दो, जोड़ों का दर्द मिट जाएगा। सब हट्टा कट्टा है, हर रोज शाम को माप लगाता है, दारू पीता है, तो उसको मदाते की ट्रीटमेंट कर दो, जोड़ों का दर्द गायब। और दूसरा कोई है उसको मच्छर काटते हैं हर रोज, दवा कुछ लेता है बुखार की चीज़, उसको जोड़ों का दर्द है, चिकनगुनिया, ऐसे सोच आप उससे सब मिल जाएगा आपको। ये जो मैंने 4-5 अभी बताया है वैसे 20-35 कारण आपको मिल जाएंगे, है ना। और ये एक्सरसाइज एक बार ही आपको करना है, संधि उतने ही है शरीर में। संधि के प्रति होने वाली वेदना वाग्भट जी ने जो लिख के रखी है सब ग्रंथों में, वो ही एक बार ही आपको उसका एक्सरसाइज करना है। पेशेंट कितने भी अलग अलग आने दो, कंडीशन आपके सामने अभी रहेगी। वैसा रुद्रोग का करो, है ना, वैसा श्वित्र का करो, ऐसे 35,000 निकलते हैं, उसका स्टडी करके रख दो तो सब ग्रंथों में से आपको मिल जाएगा, है ना। दारुणक, कुष्ठ, संधिवात, केशपतन, है ना, तिमिर, अर्श, स्थौल्य, ये जो बीमारियां ऐसे निकाल के रख दो तो उसमें स्वतंत्र और परतंत्र बीमारी आ जाएगी। अपस्मार का एक बार अध्याय रहेगा और अपस्मार लक्षण बाकी के बीमारियों में अलग अलग जगह आ जाएगा, तो अपस्मार आपको इस हिसाब से मिलेगा, है ना। तो जैसा स्टडी आप करेंगे वैसा आपको मिलता जाएगा, है ना। माझ्या भावाची मुलगी आहे, ती सध्या 5 वर्षाची आहे. तिला वयाच्या दुसऱ्या वर्षी तिला कोविड झाला होता. त्यानंतर तिला वारंवार ज्वर, कास, प्रतिशय वगैरे प्रॉब्लेम होतोय, तर तिला कशा पद्धतीने विचार केला पाहिजे? अभी कोविड जब होता है तो पहला लक्षण कई कई लोगों को 80% लोगों को पेट का लक्षण आता है, छर्दी, अतिसार किंवा ग्रहणी जैसा लक्षण आ जाता है और बाद में बुखार आ जाता है, बाद में कास श्वास हो जाता है। तो आपकी ट्रीटमेंट जो हो जाएगी वो अर्श, अतिसार, ग्रहणी में से जो बुखार है ना उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। आप क्या करें, अर्श कास, ग्रहणी कास, अतिसार कास, ये पहले निकाल लो और बाद में क्या करो, अर्श ज्वर, अतिसार ज्वर, ग्रहणी ज्वर, ये निकालो और उसमें से कॉमन जो दवाई रहेगी वो दे दो तो वो अच्छी हो जाएगी। और फिर भी हमने माधव रसायन प्लस वगैरह जो हमारे ट्रस्ट ने तैयार कर दिए ना वो दे दो, उसमें इसका सब का सोचा है हमने, वहाँ से ही वो दवा तैयार हो गई। जब वुहान में पहली बार वो अटैक हो गया था जंतुओं का, उस वक्त हमारा फॉर्मुलेशन तैयार हो गया था। ॲलोपेशियावाला पेशंट होता ऑनलाईनवाला, तर त्याच्यामध्ये आपण हेतूमध्ये विचारलेलं की समुद्राच्या पाण्यात खेळलेला का कधी किंवा कॉड लिव्हर ऑइलचं सेवन केलेलं का। ये दो चीज़ें मिलती है,
एलोपेशिया टोटलिस का जो अभी वो अमेरिका का पेशेंट था, वैसे इंडिया में बहुत सारे बच्चे यहाँ आते हैं, तो उनके शरीर में जहाँ जहाँ बाल रहते हैं वहाँ के सबके बाल चले जाते हैं, एलियन जैसे दिखते हैं वो बच्चे, है ना। तो या MTV नाम का एक म्यूजिकल टीवी का ये रहता, तो उसमें वो औरतें रहती कि बाल निकाले हुए, वैसा हुआ बच्चे का प्रेजेंटेशन था, देखो, है ना। तो वो समुद्र में तैरने के लिए जाते हैं, तो समुद्र का जो गंदा पानी रहता है, खारा पानी, उसका बालों के ऊपर असर आ जाता है, एलोपेशिया टोटलिस होता है। और मछली जो खाते हैं ना, उसमें फॉस्फोरस रहता है। हम हड्डी का सोचते हुए तो अक्सर कैल्शियम का सोचते हैं, लेकिन उसमें फॉस्फोरस का भी सोचना ज़रूरी रहता है। अरे वो फॉस्फोरस का जो स्केलेटन में हड्डियों में मिलने वाला जो हिस्सा रहता है, वो विषारी अगर हो गया, रेड फॉस्फोरस तो वैसी कोई बात नहीं, लेकिन जो पीला फॉस्फोरस रहता है ना, वो विषारी रहता है। तो वो जब मछली ज़्यादा खाते तो उसके शरीर में ये चीज़ें हो जाती है। मछली और दूध एक साथ जाना, मछली और आइसक्रीम जाना, मछली और लस्सी पी लेना, मछली और रबड़ी या पेड़ा बर्फी वगैरह खा लेना, ये इससे ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसा हो गया था उसके बारे में, तो उसकी अभी ट्रीटमेंट विष से हो जाएगी। आप देखो रोम शातन ये लक्षण कहाँ आ जाएगा, तो वो विष में आ गए। विषारी अन्न का स्पर्श हो गया तो बाल झड़ते, विषारी अन्न पेट में गया तो बाल झड़ते, कोबरा ने वगैरह काटा और आदमी मरने से बच गया तो बाद में उसको शरीर के ऊपर चक्कते आ जाते हैं और बाल झड़ जाते हैं। तो विष का अक्सर संबंध इससे आता है, तो विष की ट्रीटमेंट हो जाती है और वो लगातार देनी होती है। एलोपेशिया टोटली जो है ना, वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, क्योंकि उसमें विष की ट्रीटमेंट लगातार करती रहनी है। जब हड्डियाँ खराब हो जाती है तो नाखून खराब होते हैं, दांत खराब होते हैं, बाल खराब होते हैं। तो हड्डियों के ऊपर काम करने वाला विष आपको अगर नलीफाई करना है तो 7 बरस तक ट्रीटमेंट चलती रहती है, 7 बरस तक, तो उससे काम होता है। इतना छोटा सा चक्कर उंदरी पड़ गई है एलोपेशिया, तो वो हो जाता है अच्छी तरह से, लेकिन एक्सटेंसिवली जब रहता है ना तो पीछे लगना होता है ना। और ये 2 हेतु आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, समुद्र स्नान और मछली का सेवन। तो आप बोलेंगे कि समुद्र में इतने लोग तैरते रहते हैं, उनको कुछ होता नहीं, इनको क्यों? ऐसा नहीं, जहाँ लो वाइटल टिश्यू है वहाँ आपको अटैक हो जाएगा, दूसरों को नहीं है इसलिए वो बच गए, आपको है आप सफर हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये आपके दिमाग में तो होना चाहिए। अभी देखो, पोहा खाना और फ्रिज का पानी पी लेना, ये 2 हेतु जो है ना किडनी फेलियर में मिलते ही है। तो जो पोहा खाता है और हफ्ते में 2-3 बार और ठंडा पानी पीता है, उसको हर एक पेशेंट को किडनी फेलियर नहीं होने वाला, लेकिन जिनको हो गए ना उनको ये हेतु मिलते हैं, तो आपको संभाल के रहना तो चाहिए, है ना। सर त्या पेशंटची आई म्हणत होती की उन्हाळ्यामध्ये केस वगैरे जायचे भोयाचे. हाँ, वो तो उल्टा ही लक्षण बताया उसने। ठंडी में बाल आते और गर्मी में चले जाते, तो दिस इज समथिंग अनयूजुअल, म्हणजे इट इज नॉट रिलेटेड विथ आयुर्वेदिक फंडामेंटल्स, इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट। स्वेदक्षय रोमच्युति स्फुटनम त्वचा स्तब्ध रोमता। स्वेदक्षय कब हो जाएगा? विंटर में हो जाएगा। अभी वहाँ जो पेशेंट रहता है अमेरिका में, वहाँ ठंडक है तो उसको बाल आ रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। स्वेद कम हो गया तो बाल झड़ने ही चाहिए, फिर आ रहे हैं। और जब ये शुरू हो जाता है, समर शुरू हो जाता है, तो वो बाल फिर से झड़ते हैं, ऐसा उसने बताया। तो एकदम विकृति विषय समाय जैसा लक्षण बताया उन्होंने। तो अभी उसका हम ट्रीटमेंट में फ़ायदा ले लेंगे, पहले नॉर्मल क्लासिकल ट्रीटमेंट दे देंगे और बाद में उल्टी ट्रीटमेंट उसकी शुरू कर देंगे, है ना। ऐसा करना पड़ता है। अभी किसी ने विष सेवन कर दिया और उल्टी हो रही है उसको, तो उसको उल्टी की दवा देकर उल्टी करके उल्टी की उल्टी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है ना, वैसा है वो। Sir, how long we use Sarpagandha for hypertension? नहीं, फॉर एनी गिवन टाइम दे सकते हैं आप। इफ डोज इज लेस दैन 5 grams एवरी डे ना, नथिंग टू वरी। एनीथिंग मोर देन दैट इज काउंटेड, उससे नेजल ड्राइनेस आ जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो यू मस्ट रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ सर्पगंधा एंड इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन ऐड यष्टि मधु और जटामौसी और सुवर्णयुक्त ब्राह्मीवटी,
So you can reduce dose of Sarpaganda also. But Sarpaganda is a good medication. There is no harm as such. मॉलिक्यूल जो अभी इस्तेमाल करते हैं देन यू विल सफर लॉ, अदरवाइज ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी दे सकते हैं. फिर भी दिस इज नॉट मेडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, आई मस्ट से. वो सिम्टमेटिक रिलीफ देने वाली चीज़ है. तो यू मस्ट थिंक अबाउट एनीमिया, पाइल्स और ओबेसिटी, हाइपरलिपिडमिया एवरी टाइम, और अदर जो फैक्टर्स रिलेटेड विद माइंड, वो आपको ट्रीट करने होंगे. यू मस्ट नो रीजन बिहाइंड हाइपरटेंशन, है ना. सिर्फ सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है ये, लेकिन अदरवाइज देयर इज नो हार्म टू यूज सर्पगंधा फॉर ईयर्स टुगेदर, कभी भी दे सकते हैं. Hypertension patient is a broad spectrum, sir. Some of them having cardiac disease plus hypertension. Some of them suffering from anemic plus hypertension. Some of them suffering from CKD plus hypertension. So line of treatment for allopathy side, they are giving only concentrating on the blood pressure. So as per Ayurveda, how to approach this kind of patient? Hypertension is always related with Rakta Pitta. Samprapti of Rakta Pitta is very much analogous with that of hypertension. That means you must think about Rakta and Pitta every time. What are the other symptom or disease related with that particular patient. So if that thing is related with CRF, or a patient is suffering from hypertension, then you must think about Prakrut Kapha, Prakrut Med, Prakrut Rakta. You treat these three things first, and automatically body will get rid of blood pressure also, like that. Obesity है तो you must think about med dhatu every time. That metabolism is related with the liver according to Ayurveda. So you must concentrate on liver at that time. That thing is also related with the रक्त पित्त, है ना. तो अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट करनी है. जो मेन बीमारी है वो रक्त पित्त ही आपको सोचनी है एवरी टाइम. इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट हाइपरटेंशन, तो रक्त पित्त आपके मन में एक फैक्टर रहेगा कॉमन. और बाकी क्या, अभी एनीमिया किसी को है और उसके साथ अगर हाइपरटेंशन है, तो एनीमिया की जो आयुर्वेदिक लाइन ऑफ थिंकिंग है वो इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्टमक. तो इंट्रिंसिक फैक्टर जैसा डॉक्टर लोग वगैरह बोलते हैं ना, वैसा यू मस्ट थिंक अबाउट पांडुरोग, रस धातु, रस शेषाजीर्ण, वहाँ का डाइजेशन आप इम्प्रूव करो. तो जो रस तैयार हो जाएगा, उससे ऑटोमेटिकली रक्त अच्छा होना शुरू हो जाएगा. तो पांडु अपने आप करेक्ट हो जाएगा. रक्त अच्छा हो गया तो रक्त पित्त की संप्राप्ति नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, और पांडु भी अच्छा हो जाएगा, रक्त पित्त यानी हाइपरटेंशन अच्छा हो जाएगा. ये आयुर्वेद की सोच रहती है. एवरी टाइम यू कांट मेजर हाइपरटेंशन इन मशीन ओनली. वो सिर्फ देखेंगे कि 120/80 इज योर नॉर्मल ब्लड प्रेशर. एवरी टाइम इट नॉट गोज लाइक दैट. वो अगर पित्त का पेशेंट है, शरद ऋतु है, उसने तीखा खाया है, तो एट 120/80 ऑल्सो ही मे सफर फ्रॉम स्ट्रोक, ऐसा हो सकता है. कभी कभी 160/90 रहे तो भी उसको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि विंटर रहेगा, विसर्ग काल रहेगा, सुबह का काल रहेगा, तो यू विल नॉट सफर एट दैट टाइम. तो मशीन में जो दिखाई देता है वो बीपी मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज या व्यक्ति और भेदावस्था उत्पन्न करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है. इसलिए हमें क्या करना है, वो ब्लड प्रेशर जिस शरीर में है उसका भी आपको सोचना है ना. एनर्जी और मैटर दोनों का हमें सोचना रहता है. ये आयुर्वेद की सोच रहती है. अकॉर्डिंगली यू मस्ट ट्रीट इट. और इसलिए देखो कि इफ एनीबडी इज टेकिंग मेडिकेशन फॉर हाइपरटेंशन और उसका बीपी अगर इफ कम टू नॉर्मल, बिलो नॉर्मल ना, तो उससे ज़्यादा तकलीफ हो जाती है. लो ब्लड प्रेशर इज़ वेरी मच डेंजरस देन दैट ऑफ हाइपरटेंशन. उससे ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, क्योंकि इनसफिशियंसी ऑफ ब्लड हो गई तो ब्रेन को जो चेंजेस आ जाएंगे वो इरिवर्सिबल हो जाएंगे, है ना. तो आपको बीपी मेंटेन करना है, ये जितना हमारे दिमाग में रहता है उससे कई गुना ज़्यादा वाइटल जो है वो मेंटेन करने, ये इम्पोर्टेंट रहता है. तो शरीर में आप किडनी का सोच रहे हैं, एट दैट टाइम यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट हार्ट और ब्रेन. इट नेवर हैपन लाइक दैट. अगर आप ऐसा करते तो आप गलत कर रहे हैं. सब जगह ब्लड का सप्लाई बहाव अच्छी तरह से होना चाहिए. तो हर एक वाइटल इंपॉर्टेंट है, वो इंटरैक्ट होता जाएगा और बीपी मेंटेन हो जाएगा, है ना. ऐसा
नवजीवन रस, लक्ष्मीविलास रस, ब्राह्मीवटी, सुवर्णसूचेकर, याकुती रस, नवरत्न राजमृगांक रस, अर्जुन का सत्व, अर्जुन क्षीरपाक, रसन क्षीरपाक, अक्रोड और मरीच, रुद्रबस्ती, बलामूल क्षीरपाक, गांगेरू के रसायन, ये सब जो लो बीपी की दवा है। हार्ट का पंपिंग बढ़ाना है, अग्नि बढ़ाना है, और रस धातु रक्त को तगड़ा करना है ना। और 2 मिनट बोलेंगे अभी, काफी हो गया। सर जे CKDचे पेशंट असतात ज्यात क्रिएटिन वगैरे हाय असतो किंवा बाकी रिनल पॅथॉलॉजीमध्ये बाकी आपण कोणत्या डिसीजसाठी जर भस्म वापरत असेल तर ते भस्मच्या डोसवर काय आपण म्हणजे कुछ लिमिटेशन? नहीं करना है। किडनी फेलियर बिकॉज ऑफ भस्म, ये जो चीज़ है ना बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी है। पेशेंट को अभी जो वो ग्रेन्स खाता है उसमें से मर्क्यूरी लेड वगैरह जाता रहता है, जो अनलेडेड पेट्रोल रहता है उससे वो हो जाता है, जो फूड सप्लीमेंट वो लेता है उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट लेता है उसमें से उसमें शरीर में जाता है। आयुर्वेदिक अगर भस्म बनाना है तो 125 मिलीग्राम मैक्सिमम डोज हर दिन का रहता है भस्म का, और वो नैनो पार्टिकल का भस्म रहे तो वो किडनी की तरफ जाता ही नहीं, वो लीवर से ही हजम होके निकल जाता है। फर्स्ट पार रिएक्शन जो होती है वो होती ही नहीं आयुर्वेदिक मेडिकेशन की, तो उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई कच्चा भस्म वगैरह देता है, कंपनियों का देता है, हम यहाँ कंपनी का कुछ इस्तेमाल नहीं करते, खुद बनाते हैं, तो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो उसका डोज हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक। और दूसरा, जब आप रसौषधि लेते रहते हैं पारागंधक का, तो ककाराष्टक वर्ज्य करना होता है। केला नहीं खाना होता है, ककड़ी नहीं खानी होती है, कलिंगड़ नहीं खाना होता है, करटोल नहीं खाना होता है। वो अगर कोई खाता है तो आपके शरीर में मर्क्यूरी जो है वो इससे अलग हो जाता है गंधक से, और आपको टॉक्सिसिटी आ सकती है। तो अच्छा भस्म इसमें करना है, खुद का बनाया हुआ करना है, ककाराष्टक वर्ज्य करना है, तो ही आप रसौषधि देने के लिए एलिजिबल हो। और किसी पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम आ गया है और उसको आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप भस्म और पारदकल्प जो है ना सूक्ष्म करके इस्तेमाल करो, क्योंकि अभी तो डैमेज हो ही गया है, उसको सुधारना है आपको। लेकिन किसी की किडनी खराब नहीं है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है और किडनी खराब होने की संभावना है, तो रसौषधि और भस्म इस्तेमाल मत करो। सर्वतोभद्रवटी, माहेश्वरी वटी, वनस्पति की दवाएं ये देकर आप वो अच्छा कर सकते हैं। तो ये सोच आपके मन में होनी चाहिए। और फिर भी जब कभी आपको वो देने को दिल कर रहा है और देना है आपको, तो आप क्या करें, वो जो भस्म आप देने वाले उसका शोधन और मारण करने वाली वनस्पतियाँ उसके साथ लगा दो। उसमें 2 वनस्पतियाँ प्रधान रहती है, हरिद्रा और निर्गुड़ी। वो देनी ही देनी है, कौन सा भी भस्म इस्तेमाल करते हो, तो उसकी टॉक्सिसिटी आएगी नहीं। अभी टॉक्सिसिटी की लेवल आधुनिक शास्त्र के हिसाब से देखी जाए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे खून में लेड वगैरह मिलता है और लोग घबरा जाते हैं ये क्या हो गया, लेकिन उतना बॉडी टॉलरेट कर सकती है। 350% ज़्यादा हो जाता है, फिर भी आदमी हट्टा कट्टा रहता है। तो शरीर में ये सिस्टम रहती है कि उसको नलीफाई कैसा किया जाए, उसमें ये 2 वनस्पतियाँ ज़्यादा फायदा करती है। फिर भी मेडिकल लीगल एस्पेक्ट जब आ जाता है ना, तो सरकार वगैरह कोई आपका सुनता नहीं, तो आपको रसौषधि बंद करनी होगी, भस्म बंद करने होंगे, और उसके साथ जो मैंने बताया वो वनस्पति के कल्प, अमृतकरण के द्रव्य वगैरह देने हैं, तो उससे आपके पेशेंट में सुधार आना शुरू हो जाता है, उसकी वैल्यू नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। टॉक्सिकोलॉजी जो रहती है, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और ये टॉक्सिकोलॉजी, उसमें आयुर्वेद में जो कुछ लिखे हुए ग्रंथों में जो अशुद्ध धातु सेवनजन्य विकार की ट्रीटमेंट है, योग रत्नाकर, शारंग धर्मे वगैरह जो आ गई है, वो भी आपको इस्तेमाल करनी होगी, है ना। लेकिन घबरा कर बैठना नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। नैनो पार्टिकल्स आयुर्वेद के जो है ना भस्म के, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है, और उसके ऊपर रिसर्च भी चल रहा है, वो आप देख लो। ठीक है। आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषो निमद द्यावे पसाय दाने।